हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज की वीडियो हम उर्दू में बना रहे हैं ताकि सब लोगों को जो एक बेसिक चीज़ है जेट एंड सी के हवाले से कि क्यों लिया गया ये समझ आ जाए। और बहुत से जो आप लोगों ने सवाल हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर और हमारे इंस्टाग्राम में पूछे, उनके आंसर्स देने के लिए। अगरचे हमने ये टॉपिक बहुत दफ़ा कवर किया है अपने स्पेस सेशंस के अंदर, अपने मल्टीपल आर्टिकल्स के अंदर और बहुत सारी वीडियोस के अंदर, पर फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसको उर्दू के अंदर एक दफ़ा वीडियो बना के सब चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और ये जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले लोगों ने जो सवाल रेज़ किया है वो ये किया है जी कि ब्लॉक 3 जब हम प्रोक्योर करने वाले हैं, हमारे पास आने ही वाला है, तो फिर जेटेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो ये बात है, देखें जी कि जो JF-17 थंडर है ये एक लाइट कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है, और जो जेटेंसी है वो मीडियम वेट है। ठीक है, जो पेलोड कैपेसिटी है दोनों की बहुत फ़र्क है, यानी कि सामान कह लें, आप असला कह लें, आप मिज़ाइल कह लें, उठाने की जो कैपेसिटी है जेटेंसी की, वो JF-17 थंडर किसी भी ब्लॉक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है जेटेंसी की। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जेटेंसी जो है वो आपके जो मिराज का फ्लीट है उसको भी सपोर्ट करेगा, स्ट्राइक ऑपरेशंस के अंदर भी, जिनको आप एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स कहते हैं, और एयर टू सी के अंदर भी उनको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जब एयर फ्रेम बड़ा होता है तो एयर फ्रेम बड़े होने की वजह से पावर ज़्यादा जनरेट करता है, उसका रडार ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, जो मिज़ाइल्स उसके साथ इंटीग्रेट हुए होते हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जेट एंड सी जो है उसका JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ मुआवजा करना ये गलत बात होगी। एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आप मीडियम वेट कैटेगरी फाइटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये बेसिक चीज़ है। अगर हम ब्लॉक 3 की बात करें तो ब्लॉक 3 भी PL-15 उठाएगा, लेकिन एक वक्त में वो 2 उठा सकता है। उसके मुकाबले में जेट एंड सी 4 से 6 उठा सकता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है समझाने के लिए कि ब्लॉक 3 में क्या चीज़ है और जेट एंड सी क्या चीज़ है। फिर बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि हमने तो 2005, 6, 7 में भी J10 एवेलुएट किए और हमने उनको क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा हुआ था, पर वो J10A थे। J10A और J10C के अंदर बहुत फ़र्क है, और इस फ़र्क को जानने के लिए आप ख़ुद भी स्टडी कर सकते हैं, और हम आने वाले दिनों में एक वीडियो भी बना देंगे जिससे आप लोगों को मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए कि J10A और J10C में फ़र्क क्या है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दोनों डिफरेंट मशीन्स हैं, बिल्कुल सेपरेटेड चीज़ें हैं। और इस वक्त इसका इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि एक तो हमें सपोर्ट चाहिए थी मिराजिस के फ्लीट के लिए, JF-17 थंडर के फ्लीट के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि हमें इंडिया के रफ़ेल का जवाब देना था, और J10C से बेहतर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था जो हम प्रोक्योर कर सकें रफ़ेल को, या रफ़ेल का मुकाबला करने के लिए। फिर बहुत से लोग यहाँ पे ये बात भी करेंगे कि जी इसका मतलब है ब्लॉक 3 रफ़ेल का मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला कर सकता है, लेकिन बात यह है कि आपके पास जब एक बेहतर ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं तो आप बेहतर ऑप्शन क्यों ना अवेल करें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मेक श्योर करवाती हैं या आपको समझाती हैं कि हमने क्यों J10C लिया ब्लॉक 3 के होते हुए भी। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि मैं बार बार दोनों में मुआवजा करता रहूँ डिफरेंट जगहों के ऊपर, ताकि आप लोगों को बात समझ आ सके। ये वीडियो जो है इसके अंदर हम कोई फॉर्मेलिटी के पैटर्न पे नहीं चल रहे, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आप लोगों के सवाल लिखे हुए, उनकी एक जिस्ट बनाई हुई है। तो अगर थोड़ी बहुत गलती किसी चीज़ में ऊपर नीचे तलफ़ुज़ वगैरह में हो जाए तो माजरत है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने पूछा कि F-16 और J10C का मुआवजा कर दें। तो सबसे पहले जी मैं आपको एक ये बात बता दूं कि देखें, जो हमारे पास F-16 है, जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट F-16 हमारे पास हैं, यानी कि हमारे फ्लीट में से जो सबसे लेटेस्ट F-16 है वो ब्लॉक 52 हैं। ठीक है, ब्लॉक 52 जो हैं उनका J10C से कोई मुकाबला नहीं। J10C जो है वो ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा लेटेस्ट है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास F-16 है। J10C इक्वलेंट है F-16 ब्लॉक 70-72 के, जो कि इस वक्त सिर्फ ताइवान मेरे ख्याल से यूज़ कर रहा है दुनिया के अंदर, या कोई और कंट्री यूज़ कर रही होगी। तो F-16 जो हमारे पास है उससे ज़्यादा कहीं जदीद हैं ये J10C जो हम लेने जा रहे हैं या न्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो ये फ़र्क है F-16। लेकिन F-16 का रोल ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान में, क्योंकि उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो फिर हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।
फ़िलहाल के लिए यही है कि जेट एंड सी जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। उसके एयर टू एयर मिसाइल्स जिस तरह के उसमें PL-15 हमें पता है, PL-10E है जो कि एक हॉप्स कैपेबल मिसाइल है, हाई ऑफ बोर साइड कैपेबल मिसाइल है। इसके अलावा उसके एयर टू ग्राउंड के अंदर जो बॉम्ब्स लगते हैं, जो डिफरेंट वेपनरी लगती है, वो बहुत एडवांस है F-16 के मुकाबले में। जो हमारे पास F-16 है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास है, जो दूसरे F-16 हैं इसमें ब्लॉक 60 जो यूएई के पास हैं या ब्लॉक 72, वो एट पावर खैर ब्लॉक 60 से तो ज़्यादा बेहतर है जेटेंसी, लेकिन जो ब्लॉक 70-72 है उसके एट पावर होगा कुछ पैरामीटर्स में उससे बेहतर हो सकता है। फिर बहुत से लोगों ने कहा जी कि रफ़ेल को और जेटेंसी को कंपेयर करें, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल रहे हैं दो वीडियोस का। एक बहुत जामे डिस्कशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जेटेंसी वर्सेस रफ़ाल के ऊपर, और एक के अंदर हमने जो है वो कोशिश की है कि हम जो है एक जिस्टेड किस्म की या एक वीडियो बना सकें दोनों के कंपैरिजन की। तो आप दोनों वीडियोस के लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो आप देख लें ताकि जो है आप लोगों को दोनों में फ़र्क समझ आ जाए कि दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों क्या एक दूसरे के हम पल्ला हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल डाल देता हूँ। इसके अलावा बहुत से लोगों ने कहा जी कि ब्लॉक 3 को कंपेयर करें जेट एंड सी के साथ, उसका लिंक भी हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था कि क्या हमारे जो ब्लॉक 3 हैं वो हमारे F-16 ज़्यादा अपग्रेडेड हैं या ज़्यादा बेहतर हैं। बिल्कुल बेहतर हैं। ब्लॉक 3 जो है वो हमारे करंट जितने भी F-16 हैं उनसे बेहतर होगा। ये बात बिल्कुल सच है और बिल्कुल ठीक है कि वो उनसे बेहतर होगा, क्योंकि उसकी जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं और जो उसके टारगेटिंग पॉड्स हैं और जो उसके जैमिंग पॉड्स आते हैं वो बहुत बेहतर हैं उसके मुकाबले में। फिर एक जो सवाल लोगों की तरफ से आया कि जी PL-15 और मीटियोर जो दो BVR हैं इनमें मुआवजा करें, तो उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो जाके आप देख लें। बहुत ही जामे वीडियो है, दोनों मिसाइलों का कंपैरिजन किया गया है और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया गया है, अनबायस्ड एनालिसिस है। तो आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये पूछा कि J-10C ही क्यों, J-11 क्यों नहीं, J-15 क्यों नहीं, J-16 क्यों नहीं, और भी बहुत सारे जहाज़ों के नाम लिए गए। देखें, हम ऑलरेडी JF-17 थंडर ऑपरेट कर रहे हैं, उससे J-10C पे जाना बहुत आसान है क्योंकि दोनों एक ही तरह के तकरीबन जहाज़ हैं, सिर्फ वेपनरी का पेलोड कैपेसिटी का फ़र्क है। तो ट्रेनिंग और जो ग्राउंड क्रू है उसको ट्रेन करना बहुत आसान होता है। दूसरा आपने ये देखना होता है कि आप एक जहाज़ ख़रीद तो रहे हैं, क्या आप उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे, क्योंकि अफोर्ड करना जहाज़ को उसका ख़र्चा है, उसकी फ़्लाइंग आवर कॉस्ट है, उसकी जो वेयर एंड टेयर है, उसकी जो रिपेयर्स हैं वो भी देखनी होती हैं। और हमारा दुश्मन जो है साथ बैठा हुआ है, हमें दूर जाके नहीं लड़ना उससे, जिस तरह अमेरिका को लड़ना पड़ता है और बहुत सी कंट्रीज जिनको दूर जाके लड़ना पड़ता है। तो हमें सिंगल इंजन फाइटर हमें बेहतर लगता है हमारी नीड्स के हिसाब से, क्योंकि हमने बजट भी देखना है, हमने अपना एम और विजन और गोल भी देखना है। तो हमारा तो दुश्मन साथ है, हमें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिंगल इंजन भी वारे में रहता है। इसके अलावा भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है इसके ऊपर कि PF ट्विन इंजन फाइटर्स क्यों नहीं ख़रीदती, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। तो वो भी आप देख लें, ताकि कोई भी अगर आपका सवाल होगा तो उस वीडियो में हमने उसका आंसर दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने पूछा जी J-10C में इंजन कौन सा होगा। देखें, रशियन इंजन की तो उम्मीद नहीं है कि रशियन इंजन होगा, चाइनीज़ इंजन ही होगा, WS-10B मोस्ट प्रोबेबली इसी की उम्मीद है, क्योंकि जो चाइना के पास रशियन इंजन वाले J-10 हैं उनको भी वो चाइनीज़ इंजन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमें काफ़ी हद तक उम्मीद है कि चाइनीज़ इंजन ही होगा, रशियन नहीं होगा, क्योंकि चाइना ख़ुद भी चूँकि चेंज कर रहा है इंजन को, अपने जहाज जो उसके अपने जहाज़ों में रशियन इंजन लगे हैं उनको भी चेंज कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो वो एक्सपोर्ट करेगा उस इन जहाज़ के अंदर भी वो अपना ही इंजन यूज़ करेगा और हम भी प्रेफर उन्हीं का ही इंजन करेंगे। इसके अलावा बहुत से लोगों ने पूछा कि पॉड्स कौन से लगते हैं। देखिए, इसमें तो टारगेटिंग पॉड्स भी लगते हैं J-10C में, और जैमिंग पॉड्स भी लगते हैं। और एक कहते हैं जैमिंग पॉड्स में KG-300, KG-600/700/800 डिफरेंट इसके जो पॉड्स हैं वो इसमें लग जाते हैं। टारगेटिंग भी लग सकते हैं, जैमिंग पॉड्स भी लग सकते हैं। बहुत कैपेबल जहाज़ है। फिर इसमें जो सबसे बड़ी ख़ासियत है वो इसमें इन बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जो कि हम बहुत सुनते हैं कि रफ़ाल का स्पेक्ट्रे सिस्टम, तो उसको उससे बेहतर या उस जैसा सिस्टम इसके अंदर भी मौजूद है। एक बात जो चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि चाइनीज़ जो है ना, वो अपने वेपन्स के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के नहीं बताते, जिस तरह वेस्टर्न वेंडर्स बात करते हैं या अमेरिकन अपने
सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा उनके बारे में नेट पे इंफॉर्मेशन देते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो एक सरप्राइज़ फैक्टर रखते हैं और वो ज़्यादा जो है वो नेट के ऊपर डाटा अपलोड नहीं करते, तो एग्जैक्टली चीज़ों के नाम निकालना कि कौन सी चीज़ है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है चाइनीज़ वेपन्स और सिस्टम्स के हवाले से। आप उनका कोई भी वेपन उठा के देख लें तो उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन निकालना और उसके मुतल्लिक जानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जो कंपनीज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड नहीं करती इंटरनेट के ऊपर। इसके अलावा बहुत से लोगों ने पूछा जी मिसाइल कौन से कैरी करेगा, बड़ी कॉमन सी बात है। एयर टू एयर कैटेगरी के अंदर जी ये PL-10E और PL-15 कैरी करेगा। SD-10A भी कैरी कर सकता है BVR के अंदर। तो ये कुछ मिसाइल्स हैं जो ये एयर टू एयर कन्फिग्रेशन में कैरी करेगा। बाकी एयर टू ग्राउंड कन्फिग्रेशन के और होंगे, एयर टू सी के और होंगे। बट जो इसकी म्यूनिशन की जो कैपेसिटी और जो वराइस जो इसमें मतलब आप कह लें कि जो वर्सटैलिटी है, जो ये डिफरेंट तरह के वेपन कैरी कर सकता है वो F-16 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि हमारे पास हम जो भी चीज़ चाहेंगे हमें चाइना से इजीली मिल सकती है, इंटीग्रेट करना आसान है। अमेरिका के मामलात में थोड़ा सा ये काम मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपने देखा है कि हमारे F-16 जो हैं वो यूजली एयर टू एयर रोल पे ही रहते हैं, उनसे एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस या एयर टू सी ऑपरेशंस नहीं करवाए जाते। एयर टू ग्राउंड कुछ हद तक करवा प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के साथ, लेकिन यूजली जो है वो एयर टू एयर कन्फिग्रेशन में ही आपको नज़र आएंगे और एयर टू एयर रोल ही ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होंगे। इसके अलावा जी रडार का पूछा, देखिए इसमें ASR रडार है जो कि ब्लॉक 3 के अंदर भी आएगा, लेकिन दोनों का रडार फ़र्क है। ब्लॉक 3 के अंदर KLJ-7A है, इसके अंदर जो रडार है उसके मुतल्लिक फिर अगर मैं कोई बात करूँगा तो वो KSRI होगी। ऑफिशियली कुछ नहीं पता कि कौन सा इसमें रडार है, लेकिन ASR रडार ही है। जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि चाइनीज़ सिस्टम्स के हवाले से इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो अपनी इंफॉर्मेशन इतनी अपलोड करते ही नहीं हैं। वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स जो हैं या अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इंटरनेट पे ख़ुद इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। चाइनीज़ का डिफरेंट स्टाइल है, वो नहीं अपलोड करते हैं। इसके अलावा जी हार्ड पॉइंट्स कितने जेट एंड सी में, देखिए 11 हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि एक काफ़ी अच्छी खासी तादाद है। फिर इसमें ड्यूल रैक्स लग जाते हैं। तो जेट एंड सी कम्प्लीटली एक बड़ा पोटेंट फाइटर एयरक्राफ्ट है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के सिनेरियो को अगर आप दिमाग में रखें तो बेहतरीन बेहतरीन फाइटर जेट है जो हमारी एयरफोर्स के अंदर आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। फिर जी बहुत से लोगों ने एक सवाल रेज़ किया जी कि हम अज़म के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे। अज़म पे ऑलरेडी काम चल रहा है, ठीक है ना। अज़म का काम अपने हिसाब से अपनी डगर में, उसके फंड्स अलहदा हैं, उनका एक सिस्टम अलहदा है, उसका एक रिसर्च प्रोसेस अलहदा है, वो चल रहा है काम। उसका जेट एंड सी की प्रोक्योरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक बात याद रखें कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि जो पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ बंदा है या जो आपकी लीडरशिप है, वो बहुत समझदारी से फ़ैसले लेती है। वो देख के फ़ैसले लेती है कि किधर कौन सा फ़ैसला लेना है, किस तरीके से लेना है और कब लेना है। तो उन पे एतमाद रखें, उनको हमसे ज़्यादा पता है कि किस मौके पे क्या करना है। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी बात रेज़ की जी कि हमें जो है वो अ, हम चाइना पे ही डिपेंड होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास मल्टीपल सप्लायर्स हैं, जिसमें वेस्ट भी शामिल है, जिसमें US भी शामिल है, जिसके अंदर चाइना शामिल है, टर्की भी शामिल है। तो और हमारी अपनी ख़ुद भी हम अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल JF-17 थंडर आपके सामने है, फतेह 1 आपके सामने है जो कि GMLRS है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फिर ऑफ टॉपिक हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे वो ज़्यादातर आंसर हो गए होंगे, कुछ रह गए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सब सवालों के जवाब तो किसी को भी नहीं पता, कोई भी अक्ले कुल नहीं है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ख़ास तौर पे कि कितने नंबर्स में, एक लोगों ने ये सवाल भी बहुत पूछा कि कितने नंबर्स के अंदर, तो मैं ये भी बता दूं कि नंबर का किसी को भी नहीं पता, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि मुझे नंबर पता है तो वो झूठ बोल रहा है। वो अपना एस्टीमेट दे सकता है, वो अपना एक कैलकुलेटेड एस्टीमेट दे सकता है, लेकिन असल नंबर्स तो सवाए पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी को भी नहीं पता होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे और भी बता दूं कि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स ले रही है या नहीं ले रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की रीसेंट प्रोक्योरमेंट्स की बात करें जो ख़ास तौर पे हमने चाइना से की हैं, तो हम यूजुअली अनाउंस नहीं करते उन प्रोक्योरमेंट्स को। उसकी सबसे बड़ी मिसाल VT-4 है। इसके अलावा HQ-9P है जो कि हमने हाईमेड अभी रिसेंटली लिया है चाइना से। और बहुत सी मिसालें हैं जिसके अंदर हम अनाउंस नहीं करते, हम एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ जो है ना एडवर्सरी के लिए वो मेंटेन रखते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऑफिशियली अनाउंस ही ना करें
और ये कहते हैं हम जो है इसको प्रोक्योर कर लें, और जब यहाँ पहुँचे तो हमें नज़र आए कि भाई पहुँच गया है। लेकिन मैं फिर यहाँ बता दूँ कि 100% श्योरिटी किसी बंदे को नहीं है कि नंबर कितना है, आया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ या नहीं हुआ। ये मीडिया में ख़बरें आ रही हैं, सोर्सेज से ख़बरें आ रही हैं जिसके ऊपर हम तबसरा करते हैं। एक कैलकुलेटेड तबसरा करते हैं, एक रिसर्च बेस्ड तबसरा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात जो है वो 100% ठीक हो। जो फ़ाइनल कॉल है, ये जो फ़ाइनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मुल्क के इदारे ही दे सकते हैं, क्योंकि ये उनका काम है और वही आपको सही गाइड कर सकते हैं। और उनके अलावा कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो वो गलत बयानी कर रहा होगा, दूसरा ये होगा, हो सकता है जिस तरह के हम लोग करते हैं, हम एक रिसर्च करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, एक सिनेरियो देख रहे होते हैं, उसकी बेस पे बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उर्दू ज़बान के अंदर बोलने की वजह से आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर अभी भी कोई सवाल आप लोगों का रहता है तो आप लोग हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में जवाब दे दें या उसके लिए अलग से वीडियो बना लें। इसके अलावा एक जो बड़ा फ्रीक्वेंट बात लोगों ने पूछी कि मिसाइलों की रेंजेस, खासतौर पर PL-15 की रेंजेस, देखें वीडियो हमने बनाई हुई है मीटियोर वर्सेस PL-15, वो आप देख लें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में दी है या हम जर्नली देते हैं, वो हमारे अपने रिसर्च और एनालिसिस की बेस पे होती है। हमारा रिसर्च और एनालिसिस इसलिए बेहतर हो सकता है क्योंकि हम टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, एक चीज़ को स्टडी करते हैं। इसलिए सम टाइम वो चीज़ें सही साबित हो जाती हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद हम जो है पता नहीं कोई अंदर से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली होता ये है कि आप स्टडी करते हो, आप सिनेरियो बिल्ड होते हुए देखते हो, तो आप अपना कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस देते हो, जो कि बहुत दफ़ा ठीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ठीक हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने का। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा। ये हमारी पहली वीडियो थी उर्दू के अंदर, और वो इसलिए थी कि हम चाह रहे थे कि जितने भी कॉमन लोगों के सवाल हैं वो जमा करके एक दफ़ा ही जवाब दे दें, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा ट्राई की है, स्पेसेस के अंदर हमने जवाब दिया है, हमने पोस्ट्स बनाई हैं, हमने आर्टिकल्स लिखे हैं, और जो वीडियोस का जिक्र मैंने किया, जिनके हम लिंक्स दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उनके अंदर भी बहुत जिक्र हुआ है। लेकिन स्टिल लोगों के दिमाग में सवाल थे, तो हमने कहा कि चलो इस दफ़ा उर्दू ज़ुबान में जो है वो आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कोई गलती हो गई हो तो माजरत है, क्योंकि जिस तरह के मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में कहा था कि गलतियाँ गलतियाँ होती हैं, इंसान गलतियों से सीखता है। हम अक्ल कुल नहीं हैं, इस दुनिया में कोई भी अक्ल कुल नहीं है सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के, उसको सबसे ज़्यादा पता है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि फिर मैं बता दूं कि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की रीसेंट प्रोक्योरमेंट्स जो होती रही हैं चाइना से, इसमें VT4 है, Z10 MEs हैं, HQ9P है, इनकी प्रोक्योरमेंट की टाइमलाइंस देखें तो हमने कभी भी अनाउंस नहीं किया कि यार ये चीज़ जो हम ले रहे हैं, वो जब आ जाती है, इंडक्ट हो जाती है, फिर हम देखते हैं कि वो सरफेस पे आती है या मीडिया में उसकी बात या ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज आता है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करें कि Z10C के मामले में भी ऐसा नहीं होगा। Z10C की भी जो खबर है उसको ऑफिशियली लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर जो है वो अनाउंस किया जाएगा जब जहाज़ हमारे पास पहुंच जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइनिंग सेरेमनी या साइनिंग डील की कोई ख़ास न्यूज़ वगैरह मेरे हिसाब में या हमारे नज़र के हिसाब में नहीं आएगी। अगेन, फैसला इदारों के हाथ में होता है, वो जिस तरह करना चाहें। हम अपनी ओपिनियन आप लोगों से शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो एक कैलकुलेटेड डाटा या एस्टिमेटेड डाटा होता है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और फिर अगेन, अगर कोई इसमें गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो तो माजरत। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल जो आप लोगों ने पूछे थे इनके जवाब मिल गए होंगे। जिनके जवाब नहीं मिले तो काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम वहीं पे जवाब दे देंगे, हम कोशिश करेंगे वहीं पे जवाब दे दें। और इसके अलावा अपना वैसे भी फीडबैक दें हमारे यूट्यूब चैनल के हवाले से कि आप क्या और देखना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कहाँ बेहतरी हो सकती है। क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, लाजमी करें, लेकिन ज़बान का इंतखाब जो है वो अच्छा रखें, क्योंकि हमने मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने दूसरे का हाथ थाम के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मुझे पता है हमारे नाकिद जो हैं वो बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि गलतियों से इंसान सीखता है और आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद।